ये मैकियावेली की दूसरी सीरीज है, पार्ट 2। राजनीति विज्ञान विचारक निकोला मैकियावेली, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, आरपीएससी, एमपीएससी, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ट्रिपल एसपी। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो सीरीज है, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सीरीज पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 सिर्फ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम के लिए ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि कठिनाई का स्तर ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से इसको हम पीजीटी टीजीटी के लिए अभी नहीं मान सकते हैं, आगे जैसा पेपर आए उस हिसाब से देख लेंगे। पहला प्रश्न देखिए आप लोग, पहला प्रश्न आ गया। मैकियावेली ने अपनी किस रचना में नागरिक सेना और गणतंत्र को राज्य की सफलता का मुख्य आधार बताया है? नागरिक सेना और गणतंत्र, दो बातें कही हैं। किस किताब में कहा है कि राज्य की सफलता का आधार नागरिक सेना और गणतंत्र है? ये बात किस में कही है? आप लोग अंदाजा लगाइए। डिस्कोर्सेस में, फ्लोरेंस का इतिहास में, आर्ट ऑफ वार में, प्रिंस में। ये मैकियावेली की रचनाएं हैं, डिस्कोर्सेस, फ्लोरेंस का इतिहास, आर्ट ऑफ वार, प्रिंस। ये बात डिस्कोर्सेस में कही है। डिस्कोर्सेस में ये बात कही है कि नागरिक सेना और गणतंत्र राज्य की सफलता का मुख्य आधार है। प्रश्न नंबर 2, मैकियावेली के अनुसार भाग्य, जिसको फॉर्च्यून कहते हैं, पर विजय पाने के लिए शासक में कौन सा गुण होना चाहिए? भाग्य पर विजय पाने के लिए शासक में कौन सा गुण होना चाहिए? परोपकारिता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विनम्रता की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति को बहुत ही क्रूर, निर्दयी और दुष्ट मानता है। धार्मिक कट्टरता की कोई जरूरत नहीं, धर्म की तो बात ही नहीं कहता है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। वर्चू में नैतिकता वाला वर्चू नहीं है, ये नैतिकता वाला प्लेटो अरस्तु की नैतिकतावाद वाला वर्चू नहीं है, वाला नहीं है। साध्य और साधन की औचित्यता वाला वर्चू है। तो क्या हो गया? वर्चू। ये नैतिकता प्लेटो और अरस्तु की नैतिकता वाला वर्चू नहीं है, इसको गलत मत समझ लेना। अगला प्रश्न, मैकियावेली द्वारा प्रतिपादित सार्वभौम अहमवाद का मूल आधार क्या है? सार्वभौमिक अहमवाद, यूनिवर्सल इगोइज्म का मूल आधार क्या है? मतलब किस बात से व्यक्ति अहमवादी है? ईश्वरीय दंड नहीं, आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल नहीं, सामाजिक अनुबंध की तो बात ही नहीं कहता, ये तो अपने आप कट जाएंगे। मानव स्वभाव, मानव का जो स्वभाव है उसी के कारण वो सार्वभौमिक अहमवादी है, मानव स्वभाव के कारण है, ह्यूमन नेचर जो है। अगला प्रश्न, मैकियावेली ने विवर्धन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन के माध्यम से किस व्यवस्था का आधार तैयार किया गया है कि राज्य का विस्तार हो? ये किस चीज की बात करता है? थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन में किसकी बात करता है? विश्व राजनीति की बात करता है, शक्ति राजनीति की बात करता है, संवैधानिक शासन की बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है? दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैकियावेली कैसा है? मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है। तो यथार्थवादी विचारक है, यथार्थवादी, धर्मनिरपेक्ष है। तो जो यथार्थवादी विचारक होंगे वो किस चीज की चर्चा करेंगे? वो हमेशा शक्ति की राजनीति की चर्चा करेंगे, शक्ति की राजनीति की, यथार्थवादी विचारक। संवैधानिक शासन तो आपका जब संविधान आएगा तब संवैधानिक शासन की बात की गई। विश्व शांति बिल्कुल नहीं है, लोक कल्याणकारी बिल्कुल नहीं है। ये इटली के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा है कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। ये इटली के संदर्भ में ये बात कह रहा है। अगला प्रश्न, मैकियावेली ने शासक को किन दो पशुओं के गुणों को अपनाने की सलाह दी? शासक को किन दो पशुओं के गुणों को अपनाने की सलाह दी? किसको?
बैल और कुत्ता नहीं, हाथी और घोड़ा बिल्कुल नहीं, बाज और सांप। शासक को कैसा होना चाहिए? शेर और लोमड़ी की गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। शेर और लोमड़ी, शेर घात लगाता है, लोमड़ी चालाकी दिखाती है। लायन एंड फॉक्स के गुणों से युक्त होना चाहिए। शासक कहना कैसा होना चाहिए? शेर और लोमड़ी के गुणों से युक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न, मैकियावेली के अनुसार धर्म संबंधी विचारों में कौन सा कथन सत्य है? धर्म संबंधी विचारों में कौन सा कथन सत्य है? चर्च राज्य से ऊपर हो, बिल्कुल नहीं, चर्च तो आलोचना करता है वो। वह पूर्णतः अधार्मिक था। धर्म राजनीति का साधन है। राजनीति धर्म पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। धर्म राजनीति का साधन है। धर्म जो है राजनीति का साधन है। राजनीति धर्म पर आधारित नहीं है, धर्म राजनीति का साधन है। राजनीति आगे बढ़ेगी तो धर्म पनपेगा, राजनीति उसकी सुरक्षा करेगी, तो ये सब गलत होगा। धर्म राजनीति का साधन है। किस आधुनिक विचारक ने मैकियावेली की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वहारा का मैकियावेली कहा या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में देखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोबारा रिपीट करते हैं, किस आधुनिक विचारक ने मैकियावेली की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वहारा का मैकियावेली कहा या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में देखा? जल्दी फटाक से बताओ। कार्ल मार्क्स नहीं, एंटोनियो ग्राम्सो नहीं, लियो स्ट्रास नहीं, बेनेडिक्ट क्रोचे। बेनेडिक्ट क्रोचे ने उसे क्या है? सर्वहारा का मैकियावेली क्या कहा है? सर्वहारा का मैकियावेली। क्योंकि इटली का एकीकरण करना चाहता है। क्या करता चाहता है मैकियावेली? इटली का एकीकरण। अगला प्रश्न, मैकियावेली की रचना फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में समाज में टकराव का मुख्य कारण क्या बताया? समाज में टकराव का मुख्य कारण क्या बताया? उसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में समाज में टकराव क्यों हो रहे हैं, वो क्यों कह रहा है? धार्मिक मतभेद, विदेशी आक्रमण, सैन्य विद्रोह, जनता और कुलीन शासक के बीच संघर्ष। बिल्कुल सही बात है। जनता और कुलीन शासक वर्ग के बीच में जो संघर्ष है उसी वजह से ये चीज बनी हुई है। धार्मिक मतभेद नहीं है, कोई बात विदेशी नहीं है। सबसे सही आंसर, सटीक आंसर ये है, जनता और कुलीन वर्ग में संघर्ष। अगला प्रश्न, लियो स्ट्रास का प्रसिद्ध लेख, लियो स्ट्रास हैं एक विचारक, उनका प्रसिद्ध लेख है थ्री वेव्स ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता की तीन लहरें। उन्होंने आधुनिकता की तीन लहरों का जिक्र किया है। आगे जब लोकतंत्र पढ़ेंगे तब इसमें आधुनिकता की तीन लहरें आएंगी। के अनुसार आधुनिकता की प्रथम लहर का प्रवर्तक मैकियावेली के साथ किसे माना? जो प्रथम लहर आई उसने तीन लहरें बताई, 1 2 3। जो प्रथम लहर थी उसमें मैकियावेली और उसके साथ किसको और बताया? मैकियावेली के साथ और किसे बताया? फटाफट बताइए। रूसो हो नहीं सकता, हाब्स हो नहीं सकता, कौन हो सकता है? देखिए, रूसो और हाब्स की कोई चर्चा नहीं है, रूसो और हाब्स की कोई चर्चा नहीं, तो इसमें नीत्शे की कोई चर्चा नहीं। नीत्शे तो अभी फ्रांसिस बेकन, बेकन को मैकियावेली के साथ तीन लहरें जो आई, जो प्रथम लहरें जो आई उसमें बेकन और मैकियावेली को ऐड किया है, याद कर लीजिए, बेकन और मैकियावेली को। अगला प्रश्न, मैकियावेली अपनी रचनाओं में भाग्य अनिश्चित है और उसके विनाशकारी प्रभाव की तुलना किससे की है? समुद्र के प्रचंड तूफान से नहीं, उफनती पहाड़ी और बाढ़ से, अंधेरी और तूफान से, ज्वालामुखी के विस्फोट से, उफनती पहाड़ी, नदी और बाढ़ से। इसके विनाशकारी प्रभाव का जिक्र इससे किया है। पहाड़ और जंगली झरने, इसको कह लेंगे पहाड़ और जंगली झरने। पहाड़ जो है, पहाड़ और जंगली झरने, जंगली
झरने। देखिए, जो झरना होता है वो क्या लाता है? बाढ़ लाता है, वो पानी लाता है। पहाड़ क्या होता है? पहाड़ उस पानी को रोकता है। पहाड़ से पानी गिरता है, लेकिन आगे आने वाला पहाड़ जो है उस पानी को रोकता है, उसके सैलाब को, विनाशकारी तूफान को रोकता है। जैसे हिमालय पर्वत जो है, अगर भारत में ना होता तो भारत क्या होता? आधा एरिया मरुस्थल होता भारत का। इसलिए पहाड़ का काम है उस आपदा को, विपदा को रोकना। तो उस भाग्य की अनिश्चितता का, विनाश का प्रभाव की तुलना किससे की है? पहाड़, जंगली पहाड़ और बाढ़, बहता पानी। बाढ़ क्या है? विनाशकारी प्रभाव है, उसकी अनिश्चितता है। अगला प्रश्न, धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के कारण किस आधुनिक विचारक ने मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कहा है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के कारण किस आधुनिक विचारक ने मैकियावेली को बुराई का शिक्षक, यहां से याद करो, बुराई का शिक्षक, टीचर ऑफ इविल, सेवाइन, लास्की, लियो स्ट्रॉस, विलियम शेक्सपियर। ये बात किसने कही है? देखो, विलियम शेक्सपियर का कोई लेना देना नहीं है, लास्की कुछ ऐसा कुछ कहे नहीं। अब सेवाइन और लियो स्ट्रॉस, तो सेवाइन, प्लेटो और अस्तु, सेवाइन यहां तक रहते हैं। अब सेवाइन दो होंगे नहीं, तो लियो स्ट्रॉस, आपका लियो स्ट्रॉस बुराई का शिक्षक का है, लियो स्ट्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कोर्सेस ऑन लिबी ने मैकियावेली ने गणतंत्री व्यवस्था वाले राज्य के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया है? डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, ये इनकी किताब है, इनकी किताब है डिस्कोर्सेस ऑन लिबी ने मैकियावेली ने गणतंत्री व्यवस्था वाले राज्य के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया है? डिस्कोर्सेस ऑन लिबी ने गणतंत्र के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया है? कॉमनवेल्थ का प्रयोग नहीं, मैकियावेली करता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का करता नहीं है। स्वतंत्र राज्य, डिस्कोर्सेस ऑन लिबी ने गणतंत्री व्यवस्था के लिए किसका प्रयोग किया है? स्वतंत्र राज्य, गणतंत्री व्यवस्था के लिए स्वतंत्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 13, क्विंटन स्किनर, एक विचारक हुए हैं क्विंटन स्किनर, ने मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में किस रूप में परिभाषित किया है? किस रूप में परिभाषित किया है? 17वीं सदी के नव रोमनवादियों का बौद्धिक धर्मपिता, सर्वहारा का प्रथम दार्शनिक, राजनीतिक समाजशास्त्र का जन्मदाता, नव राजनीतिक विज्ञान का जनक। नो, प्रश्न आपका ये हो गया, उत्तर ये हो गया, 17वीं शताब्दी के नव रोमनवादियों का बौद्धिक धर्मपिता, 17वीं शताब्दी के नववादियों का बौद्धिक धर्मपिता। अगला प्रश्न, मैकियावेली ने अपने समय की कॉन्डटियरी, कॉन्डटियरी मतलब भाड़े की सेना, मतलब भाड़े की सेना, भाड़े की सेना की व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। अपने समय की कॉन्डटेरी मतलब भाड़े की सेना की कड़ी आलोचना। क्यों की? क्योंकि चर्च द्वारा संचालित धार्मिक सेना थी। नो। ये कर वसूल करने वाली भ्रष्ट संस्था थी। नो। इसमें केवल कुलीन वर्ग की भर्ती किया जाता है। नो। भाड़े की सेना विदेशी सेना प्रणाली थी जो राज्य हेतु खतरनाक थी, वो देशभक्त नहीं थी, ये था। तो इटली के एकीकरण के लिए वो कहता है कि जो भाड़े की सेना है उसको हटा दिया जाए। इटली के एकीकरण के लिए वो हानिकारक मानता था। वो क्या था? वो राष्ट्रवादी व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। अगला प्रश्न, इतावली मार्क्सवादी मतलब इटली का मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने अपनी रचना में किसे आधुनिक प्रिंस माना है? आधुनिक प्रिंस माना है। आधुनिक प्रिंस उसने किसी व्यक्ति को नहीं माना है। यहां पर पेन, एक मिनट, इसको चार्जिंग पे लगाएं। लाइट चली गई क्या? हाँ। उसने, देखिए, एक मिनट, देखिए यहां पर समझने वाली बात है। एंटोनियो ग्राम्सी ने अपनी रचना में
आधुनिक प्रिंस, मॉडर्न प्रिंस किसे माना? ये किसी व्यक्ति को नहीं माना है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, व्यक्ति को नहीं माना है, प्रिंस व्यक्ति को नहीं माना है, किसको माना है? साम्यवादी पार्टी। यहां पर आंसर ऐसे ही निकाल लीजिए, वो साम्यवादी था तो साम्यवादी पार्टी को माना है। मैकियावेली के अनुसार मानव व्यवहार, मानव का जो व्यवहार है और आचरण को नियंत्रित करने वाले 4 प्रमुख जुनून, मतलब पैसन, जुनून का मतलब पैसन, कौन से हैं? प्रेम, घृणा, भय, तिरस्कार, शक्ति, संपन्न, स्वतंत्रता, सत्य, हिंसा, दया और धर्म नहीं। क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये ऐसे ही याद कर लीजिए, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। क्रोध गुस्सा, मोह किसी चीज से लगाव, लोभ मतलब लालच और अहंकार दिखाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे करके अपने भारतीय संस्कृत में बताए गए हैं, 4 बुराइयां बताई गई हैं। अगला प्रश्न, अरस्तु के शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का अनुसरण करते हुए मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का विकृत रूप किसे माना है? गणतंत्र का विकृत रूप किसे माना है? सामंतवाद को, सामंतवाद था ही नहीं, वर्गतंत्र को माना नहीं, निरंकुश भीड़ तंत्र। डिस्कोर्सेज में विकृत रूप किसने माना है? भीड़ तंत्र को माना है, भीड़ तंत्र। पब्लिक जो है वो कैसी थी? आपकी नॉलेज विहीन। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने मैकियावेली की किस ऐतिहासिक रचना की विशेष रूप से प्रशंसा की? कार्ल मार्क्स ने मैकियावेली की किस रचना की ऐतिहासिक रूप से प्रशंसा की? क्योंकि उसमें पूंजीपतियों गरीबों के संघर्ष का अंकन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। कौन सी किताब थी जिसमें गरीबों के वर्ग संघर्षों का अंकन था, वर्णन किया गया था? तो ये कौन सी किताब थी? ऐसे याद करिए, इसको रटिए। फ्लोरेंस का इतिहास। फ्लोरेंस के इतिहास में क्या है? इटली का एकीकरण करना चाहता है, इटली का एकीकरण फ्लोरेंस के इतिहास में। उसके शोषण की बात करता है, समाज में कैसे तरक्की हो उसकी बात करता है। किस राजनीतिक विद्वान ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट माना है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट माना है, किसने माना? जल्दी बताइए। सेवाइन नहीं, जॉन्स नहीं, डनिंग नहीं, कैटलिन ने प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने माना है? कैटलिन ने। याद करिए, कैटलिन कैटलिन कैटलिन, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कैटलिन। किस फ्रांसीसी विचारक ने मैकियावेली की आलोचना का उत्तर देते हुए, मैकियावेली की आलोचनाओं का उत्तर देते हुए उन्हें एक सच्चा गणतंत्रवादी, अच्छा नागरिक बताया है? ये कौन है? वॉल्टेयर नहीं है, इस बेनेडिक्ट स्पिनोजा ये है। काउंटे नहीं है, रूसो नहीं, बेनेडिक्ट स्पिनोजा। नहीं, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया। रबड़ कहाँ है? रबड़ लाओ, रबड़ लाओ, रबड़ लाओ, रबड़ लाओ, रबड़ लाओ, रबड़ लाओ, रबड़ लाओ। चलिए पेन ले लीजिए यहां से। ये बात रूसो ने कही है। ये बात किसने कही है? ये रूसो महोदय ने कही है। ये अगस्त काउंटे नहीं है, ना स्पिनोजा है, ना वॉल्टेयर है। ये बात रूसो ने कही है। कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अगर कुछ पढ़ाया भी जाएगा तो उसका सुधार भी किया जाएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई की जाएगी। विवर्धन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन के अनुसार एक स्वस्थ राज्य का मुख्य लक्षण क्या है? अभी विवर्धन पढ़ा था हम लोगों ने पीछे। देखो, पूरी तरह शांत प्रिय की बात नहीं करता है वो, केवल व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नहीं, धार्मिक गुरुओं की नहीं, कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं, शांत से उसका कोई लेना देना नहीं। व्यापार पर ध्यान तब करेगा जब राज्य शक्तिशाली होगा, युद्धशील और निरंतर साम्राज्य विस्तार करने वाला हो। विवर्धन का सिद्धांत, राज्य क्या हो? गतिशील हो। राज्य को क्या बोलता है? गतिशील। विवर्धन निरंतर युद्ध के लिए रहे, शक्ति विस्तार करे। वर्ष 1910 में मैकियावेली ने राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास द न्यू मैकियावेली किसने लिखा? द न्यू मैकियावेली पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी?
देखिए फटाफट फटाफट फटाक से बताइए। शेक्सपियर ने कोई किताब ऐसी नहीं लिखी। बर्नार्ड शा तो समाजवादी, जॉर्ज ऑरवेल नहीं, H.G. वेल्स ने लिखी है न्यू मैकियावेली किताब। अगला प्रश्न, जर्मन दार्शनिक हीगल ने मैकियावेली को मैन ऑफ जीनियस कहा है। हीगल ने मैकियावेली को क्या है, मैन ऑफ जीनियस कहा है। उपाधि किस आधार पर दी है। देखिए कितने कठिन प्रश्न है, कितने अच्छे प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय न्याय की मांग है तो कोई ऐसी मांग नहीं की। धर्म को राजनीति से ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। इटली के एकीकरण और राष्ट्र राज्य की स्थापना है तो बिल्कुल सही। मैकियावेली क्या चाहता है, मैकियावेली चाहता है इटली का एकीकरण हो, इटली शक्तिशाली हो, राजा शक्तिशाली हो, राजा शक्तिशाली हो, राजा को पावर देना चाहता है। राजा को क्या देना चाहता है, पावर। फिर यही पावर राज्य में इस्तेमाल होगी, राज्य प्रयोग करेगा। तो क्या कर रहा है, इटली का एकीकरण कर रहा है, इटली का एकीकरण करना चाह रहा है। तो क्या इटली के एकीकरण और राष्ट्र राज्य की स्थापना हेतु। फटाक से मारिए, इटली की बात करी जाए तुरंत मारिए एकदम फटाक से। चलिए अगला प्रश्न, मैकियावेली के अनुसार वर्चू शब्द की सटीक अर्थ क्या है जो प्लेटो और अरस्तु की नैतिक अवधारणा से भिन्न है। नैतिक अवधारणा से भिन्न है। धार्मिक पवित्र, धर्म की तो बात ही नहीं कहता, पवित्रता कुछ नहीं, केवल सत्य अहिंसा कोई बात ही नहीं है, आत्म त्याग और संन्यास की कोई बात ही नहीं है, पुरुषोचित साहस वीरता बुद्धि बल। देखिए वर्चू का शब्द नैतिकता नहीं है। मैकियावेली ने नैतिकता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, नैतिकता का प्रयोग नहीं किया है वर्चू में। प्लेटो और अरस्तु नैतिक बात करते हैं, प्रयोग नहीं है। वो कहता है कि साध्य और साधन की औचित्यता। अगर साधन गलत है और उद्देश्य अच्छा है तो आपका वही वर्चू बन जाएगा। तो पुरुषोचित साहस वीरता बुद्धि बल और कार्यकुशलता। चलिए मुझे लग रहा है ये आखिरी प्रश्न है। जी हाँ बिल्कुल आखिरी प्रश्न है। मैकियावेली के द्विस्त्री नैतिकता, डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी के सिद्धांत का मूल सार क्या है, बताइए, पढ़िए इसको। मूल सार क्या है। देखिए अभी हमने बताया था कि राज्य का अस्तित्व सर्वोच्च साध्य है। राज्य का अस्तित्व है वो सर्वोच्च साध्य है, मतलब राज्य को सुरक्षित रखना ही सर्वोच्च है, यही लक्ष्य है। इसके लिए नैतिक नियमों का उल्लंघन पर्याप्त है। नैतिक नियमों का उल्लंघन भी किया जाए तो उसके लिए पर्याप्त है। नैतिकता तभी तक सही है जब तक राज्य के ऊपर कोई संकट नहीं आ रहा। जब राज्य के ऊपर संकट आ रहा है तो नैतिकता का त्याग कर देना चाहिए। नैतिकता का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो आज का सबसे आखिरी आंसर जो है, मैकियावेली का जो आखिरी आंसर बनता है कि राज्य का सर्वोच्च साध्य, राज्य सर्वोच्च साध्य मतलब राज्य को पाना, राज्य को सुरक्षित रखना ही लक्ष्य है। इसके लिए नैतिक नियम कवाड़ा हैं, कूड़ा हैं, बेकार हैं। तो नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आज का प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। ये हर PDF में आपको मिलेगी समय रहते हुए, इसमें रफ कार के लिए व्यवस्था की गई। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, राजनीति विज्ञान के प्रश्न समझ नहीं आए, तो मोबाइल नंबर है मेरा 9458766702। इस नंबर पे आप कॉल करिए और कॉल करके अपने प्रश्न, राजनीति विज्ञान का कोई भी प्रश्न हो, मैकियावेली का ही नहीं, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स हो, आप इस नंबर पे कॉल नहीं करें, केवल मैसेज करें। ओके, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम सभी लोगों को।